एवरीवन, वेलकम बैक डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज। आई एम डॉक्टर रीना और इस चैनल पर मैं चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेकिन ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एग्जाम हो इकोनॉमिक्स का, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे इसकी प्रीवियस क्लास में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस है। प्रीवियस क्लासेज में हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया जिसमें था सेंट्रल प्रोग्राम, पीपीसी, ओसी। सेकंड था कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसमें हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी इंडिफरेंस अप्रोच, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी। मीन्स ये जो जितना कंटेंट है ये हमने कवर किया। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, हमने उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी किया, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करना। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसमें आज हम करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड जो फिक्स होती है, कैपिटल फिक्स होता है, मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फिक्स फैक्टर्स की। और ये है लैंड। कैपिटल जैसे मशीनरी यूज करते हैं, ट्रैक्टर, प्लांटर, ये सब यूज करते हैं, ये कैपिटल में आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जो प्लानिंग और डिसीजन मेकर होता है वो फार्म मैनेजर होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, जो फिक्स होता है। और लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। तो आप देखिए एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? रेफर्स टू प्राइमरी इनपुट होता है। जो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइमरी इनपुट होते हैं जो यूज किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए जो इनको हम ड्राइव डिमांड भी कहते हैं। इनकी जो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है इनकी डिमांड को हम ड्राइव डिमांड भी कहते हैं, क्योंकि इनको फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्राइमरी इनपुट्स कहलाते हैं। तो ए फर्म कंबाइन दीज इनपुट थ्रू ए प्रोडक्शन फंक्शन टू ट्रांसफॉर्म फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट। तो एक फर्म है वो इनको कंबाइन करती है, इन फिजिकल इनपुट्स को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? जो रिलेशनशिप शो करता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। जैसे डिमांड फंक्शन में हमने देखा था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन को, ऐसे ही प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक्सप्रेस करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, किसमें? फिजिकल इनपुट्स में जो फर्म यूज करता है, एंड द मैक्सिमम फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब जितना फिजिकल इनपुट होता है उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके, ये रिलेशन शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे ये आउटपुट है क्वांटिटी, ये किसका फंक्शन है? लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इनपुट इनका फंक्शन आउटपुट। तो इसमें लेबर क्या है? लेबर है ह्यूमन फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स जो होते हैं वो लेबर में इंक्लूड होंगे। उनको इसमें क्या रिवार्ड मिलेगा? वेजिज। लेबर को क्या मिलता है? वेजिज। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेबर को क्या मिलता है? वेज। कैपिटल जैसे जो मैन मेड फिजिकल एसेट होते हैं जैसे मशीनरी वगैरह जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है तो उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और जो लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, या फिर फिक्स इन जियोग्राफिकल सप्लाई जैसे लैंड है ना, इसके लिए इसमें क्या मिलता है? रेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? रिस्क बियरिंग, जो इनोवेटर और जो कोऑर्डिनेटर होता है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये सब क्या है? एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम कहेंगे एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप प्रोडक्शन फंक्शन समझिए। प्रोडक्शन फंक्शन क्या रिलेशनशिप शो करता है? तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन दो टाइम पीरियड है इसके। शॉर्ट रन में हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है कि सभी फैक्टर हैं वो वेरी नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं।
जितने भी हम इनपुट में यूज़ करते हैं, जितने भी फैक्टर हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं, उनमें से अगर एक भी फैक्टर अगर फिक्स है तो उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहेंगे, वो शॉर्ट रन में इंक्लूड होगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, सभी फैक्टर वेरी कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर इसमें फिक्स नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में होता है और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में होता है। अब आप देखिए मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर ए सिंगल वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर कीपिंग कैपिटल फिक्स, मीन्स ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कि जिसमें हम एटलीस्ट जिसमें लेबर को हमने फिक्स रखा है और कैपिटल को लेबर वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल फिक्स फैक्टर है। तो इसमें हम टोटल प्रोडक्शन कैसे होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, मतलब मीन्स जो इनपुट को यूज करके जितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसको हम कहेंगे टीपीएल, टोटल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट जब हम निकालेंगे तब उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। ये किसके इक्वल होगा, टीपी डिवाइड बाई एल के। और मार्जिनल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, चेंज इन टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा। मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, तो मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से वेरिएबल इनपुट की तो टोटल आउटपुट में कितना चेंज आएगा, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ये वेरिएबल इनपुट की यूज करने के बाद टोटल आउटपुट में कितना चेंज आएगा, ये शो करता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। तो शॉर्ट रन में हम क्या देखते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो शॉर्ट रन में होता है जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स होता है, चाहे बाकी सब वेरी करते हों लेकिन एक भी फैक्टर अगर फिक्स है तो वो शॉर्ट रन में होगा और उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहेंगे। जैसे इसमें दो फैक्टर लिए गए हैं जिसमें से कैपिटल को फिक्स रखा गया है और लेबर को वेरिएबल रखा गया है। अब आप समझिए ग्राफ से टीपी, एपी एंड एमपी में रिलेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ इस ग्राफ को भी ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे साथ इसको ड्रॉ जरूर करना है। 3 स्टेजेस हैं इसकी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आप देखिए जो टोटल प्रोडक्ट का है वो क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, इंक्रीजिंग रेट। हमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। इस ग्राफ को ड्रॉ करिए आप, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या शो कर रहा है कि जैसे टोटल प्रोडक्ट है ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो अब आप यहाँ पे देखिए तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट है ये ग्रीन, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये एमपी एंड एपी ये बोथ इंक्रीज कर रहे हैं इस पे। और जो यहाँ पे है ये क्या है, ए पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे हम इसको। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो करेगा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे करेगा, और जो हमारा एमपी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, जहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट पर, स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीजिंग रेट पर। इसमें इस जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स फैक्टर है वो नेगेटिव होता है, तो इसको इसीलिए इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहेंगे। जो यह फर्स्ट स्टेज है इस पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव होता है, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे इस स्टेज को, क्योंकि जो एवरेज प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो जब थ्रू आउट ये पूरी स्टेज है ना, ये यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा थ्रू आउट दिस स्टेज। तो यहाँ पे के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद भी टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पर करेगा। और जो एट द एंड ऑफ द स्टेज जैसे पॉइंट बी है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
जो फर्स्ट स्टेज का एंड है। आप देखिए ये बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये एंड ऑफ है, यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है। और आप देखिए जो ये बी है, बी पॉइंट के बाद हमारा सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई, तो इस पॉइंट के बाद देखिए ये टोटल प्रोडक्ट क्या है सेकंड स्टेज में, सेकंड में टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रहा है वहीं डिक्रीजिंग रेट पर, लेकिन जो एमपी है और एपी दोनों ही फॉल हो रहे हैं सेकंड स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट पर, और मैक्सिमम हो जाता है कहाँ पर, ये पॉइंट जो सी है, इस पॉइंट पर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम हो जाता है। और इस स्टेज पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, वो डिमिनिश होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। तो एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज जो है पॉइंट सी पॉइंट कहेंगे हम, जो सेकंड पॉइंट सी है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर देखिए ये है ना एट द एंड, तो एमपी हमारा 0 हो जाएगा एट द एंड। इसीलिए जो सेकंड स्टेज है वो क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पर ये जो फर्म है वो प्रोड्यूस करना पसंद करेगी। जो ये स्टेज है इस स्टेज पर ही प्रोड्यूस करना चाहेगी। क्यों करना चाहेगी इसको समझेंगे हम आगे। देखिए आप देखिए अभी इसके बाद पॉइंट सी के बाद हमारा जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एपी भी फॉल होएगा। ये हमारी थर्ड स्टेज। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज में होता है ना, उसमें जो फिक्स फैक्टर है वो टू मच होते, मतलब ज़्यादा होते हैं। जो फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फिक्स फैक्टर का वो नेगेटिव होता है। और जो थर्ड स्टेज है उसमें वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगी। जो थर्ड स्टेज है इस स्टेज में क्या था, जो फिक्स फैक्टर है वो ज़्यादा था वेरिएबल फैक्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो ज़्यादा है, मोर देन, ग्रेटर देन फिक्स फैक्टर। इसीलिए जो फर्म है वो सेकंड स्टेज में ही प्रोड्यूस करना पसंद करती है। जो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से कहाँ जो है फर्म है वो प्रोड्यूस करना कहाँ पसंद करती है। देखिए आप जो फर्स्ट स्टेज है उसको इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे, क्योंकि जब हमारा टीपी है वो राइज होता है रैपिडली, एमपी भी इंक्रीज होता है, एपी भी इंक्रीज होता है। लेकिन सेकेंड स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न कहेंगे, क्योंकि जो टीपी राइज होता है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे होता है, और एमपी डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। क्योंकि रीजन क्या है इसका, देखिए आप जो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है फर्स्ट स्टेज में क्यों होता है, क्योंकि एमपी इंक्रीज होता है, इसका मैक्सिमम तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है एंड तक। एंड वेयर एवरेज, और एंड कहाँ होता है इस स्टेज का, जहाँ पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। रीजन क्या है इसका इंक्रीजिंग रिटर्न का, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर। इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर क्या होता है कि हमें टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट यूज करनी ही पड़ेगी फिक्स फैक्टर की। जैसे इसमें था कि ये है लैंड, इसकी मिनिमम अमाउंट हमें यूज करनी ही पड़ेगी, चाहे हमारा वेरिएबल फैक्टर कम हो, चाहे यहाँ पे 2 ही हैं वेरिएबल फैक्टर, तो भी हमें एक लैंड की मिनिमम अमाउंट यूज करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारा जो फिक्स फैक्टर ज़्यादा है और वेरिएबल फैक्टर कम है। इस वजह से जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाता है। और यहाँ पे देखिए जहाँ तक ये हमारा हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं तो हमारा सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है,
क्यों ये इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर की इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, जिसके कारण जैसे जैसे हम हमारा बढ़ाते हैं वेरिएबल फैक्टर को, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो इसके कारण सेकंड इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे हम हमारा बढ़ाते हैं वेरिएबल फैक्टर को, जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी, जो ये वेरिएबल फैक्टर है हमारे, तो इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है, और जिसके कारण स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पाता है, और हमें हायर प्रोडक्टिविटी, जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी हायर हो जाती है, जो वेरिएबल फैक्टर है। और आप देखिए अब ये थर्ड स्टेज, इसके बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, देखिए तो इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है, वो ज़्यादा सब काम थोड़ी करेंगे। जो लैंड जो फिक्स फैक्टर है लैंड, उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है, इसीलिए इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इसमें नेगेटिव होती जाती है जो वेरिएबल फैक्टर की। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर के कारण, कि इंडिविजिबिलिटी क्या है कि हमें फिक्स फैक्टर यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वेरिएबल फैक्टर यूज करना ही, चाहे थोड़े हों। और इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वेरिएबल फैक्टर तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगा। और इफेक्टिव फिक्स फैक्टर का, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, फिक्स फैक्टर है ना हमारे, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। अब सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एपी और एमपी दोनों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एट द एंड वेयर एमपी 0 हो जाता है, टीपी हमारा मैक्सिमम हो जाता है। और इसका रीजन है स्कार्सिटी और इनविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि जो हमारा फिक्स फैक्टर है यहाँ पे फुल यूटिलाइज हो जाता है, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फिक्स फैक्टर्स, जो सब्स्टिट्यूशन है फैक्टर्स में वो इम्परफेक्ट होगा इस स्टेज में। और थर्ड स्टेज होगी नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि इसमें हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो एक्सेस में यूज किए जाते हैं। जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो ग्रेटर देन होंगे फिक्स फैक्टर के, इसीलिए जो हमारा थर्ड स्टेज है, फर्स्ट और जो थर्ड स्टेज है उस स्टेज को हम इकोनॉमिक अब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉन स्टेज कहते हैं। और हमेशा जो प्रोडक्शन की स्टेज होती है वो सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में हम प्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, जहाँ पर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो 0 हो जाता है। अब आप देखिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग रन में होता है रिटर्न टू स्केल। जैसे शॉर्ट रन में वेरिएबल होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वैसे ही लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल होता है, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। जो लॉन्ग रन होता है इसमें जो सभी इनपुट हैं वो वेरिएबल होते हैं। जैसे आउटपुट है, ये फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, तो इसमें दोनों ही वेरिएबल होते हैं। अब आप देखिए इक्विवेलेंट एंड MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इक्विवेलेंट क्या शो करेगा कि जैसे इक्विवेलेंट है ये IC की तरह है। IC इंडिफरेंस का हम किसके लिए यूज करते हैं? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के लिए IC यूज करते हैं। और इक्वल क्वांटिटी ये किसके लिए यूज करेंगे? हम प्रोड्यूसर के लिए। IC क्या शो करता है? ऑल कम्बिनेशन, जो IC पर जितने भी कम्बिनेशन है हमारे वो सभी सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। वैसे ही जो इक्विवेलेंट है IQ है वो शो करता है ऑल कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करेंगे। तो स्लोप ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट के स्लोप को हम कहेंगे MRTS, जो इक्वल होता है MPL डिवाइड बाई MPK और चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाई चेंज इन L लेबर। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहता है? अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये क्या होता है कि फर्म मिनिमाइज करेगी कॉस्ट को फॉर ए गिवन आउटपुट लेवल, जहाँ कहाँ पे वेयर दी इक्विवेलेंट इज टेंजेंट टू आइसोकोस्ट लाइन, मीन्स आइसोक्वेंट किसके इक्वल होगा? आइसोकोस्ट लाइन की। देखिए ये आइसोक्वेंट है IQ,
और ये आइसोकोर्स लाइन है जो एक दूसरे को, ये लाइन जो टेंजेंट कर रही है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर, तो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MRTS किसके इक्वल होगा, W डिवाइड बाई R, जहाँ पे W है प्राइस ऑफ लेबर और वेज और R है रेंटल रेट ऑफ कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, रिटर्न टू स्केल है, इन सबको ग्राफ से करना है। जब तक आप इनको ग्राफ से नहीं करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न, टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब आप देखिए जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है ये क्या शो करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये हमारा क्या है, R लाइन है और ये इक्विवेलेंट IQ1 जो है 100, IQ2 200, IQ3 ये कितना है 300। जो कांस्टेंट रिटर्न है उनमें ये गैप सेम रहेगा। जो कांस्टेंट रिटर्न है इनमें ये गैप सेम रहेगा। और ये है डिक्रीजिंग रिटर्न। इनको समझेंगे, एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। अब आप देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा कि जैसे ये पॉइंट है ABC, ये 0 है, ये लेबर है, ये कैपिटल है। तो अब आप देखिए जो आउटपुट कितना है हमारा 100 200 300, आउटपुट ये सेम है 100 200 300, 100 200 300। अब आप देखिए कि ये क्या इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये क्या शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न में वो जो हमारा AB है वो लेस देन है OA से, और जो BC है वो लेस देन है AB से। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में तो इक्वल इंक्रीज हो रहा है, जैसे आउटपुट 100 200 300 आउटपुट तो इक्वली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इनपुट है वो हम कम करते जा रहे हैं। जैसे पहले आउटपुट जैसे लेबर और कैपिटल का इतना यूज हुआ, सेकंड में जो ये डिस्टेंस है ये इंक्रीजिंग रिटर्न में कम होता जाता है। जैसे फोर्थ में जैसे आप करोगे तो ऐसे 400 होगा, ये डिस्टेंस जो इस इक्विवेलेंट में डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न में। मीन्स आउटपुट तो सेम यूज कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा इनपुट स्मॉलर है, कम है। आउटपुट के कंपैरिजन में इनपुट कम है, तो उसका थोड़ा इनपुट यूज करके सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना। मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, थोड़ा इनपुट यूज करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, ये होगा इंक्रीजिंग रिटर्न। और से कांस्टेंट रिटर्न में क्या होगा कि देखिए आउटपुट तो उतना ही है 100 200 300, लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। लेबर कैपिटल जो इनपुट और आउटपुट है, जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट हो रहा है कांस्टेंट रिटर्न में। और जो डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है कि जो इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है।
जो इनपुट इसमें क्या है, ये गैप बढ़ता जाता है। देखिए ये 100 to 200 में जितना लेबर यूज, जितना इनपुट यूज हुआ 200 से 300 तक प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट हमें बढ़ाना पड़ा। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसमें सभी फैक्टर हमारे वेरी करेंगे, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा। इनके 3 हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना। और जैसे जैसे वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर में क्या था, हम क्या था कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में हमारा टोटल टीपी बढ़ रहा था, और जो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के बाद टीपी बढ़ रहा था, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था। और सेकेंड स्टेज में क्या था कि जैसे फिक्स, जो हमारा कैपिटल था वो तो फिक्स था, लेकिन हम जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे थे, तो सेकेंड स्टेज में जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, और हमारा एपी मैक्सिमम हो गया था और एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। और उस सेकेंड स्टेज के बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे थे तो उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था। तो जो इकोनॉमिक रीजन था प्रोडक्शन का वो हमारा सेकेंड स्टेज था। ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था। और जो रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग रन में होता है। इसके ये 3 स्टेजेस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।